तीन अमीर दो प्रेग्नेंट बहू की पहली दिवाली। उपासना रसोई में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसके हाथों से एक कप छूटकर टूट जाता है। अरे अब क्या तोड़ दिया तुम दोनों मर्जानियों ने? हे राम, कर दिया एक और नया नुकसान। जानती भी हो ये कप कितना महंगा था, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? एक तो तुम्हारे गरीब भिखमंगे मायके वालों ने दहेज में कुछ दिया भी नहीं, पता नहीं किन्हीं भिखारियों से पाला पड़ गया था। माँ जी, आपको जो भी बातें सुनाना है, जितने ताने देने हैं मुझे दीजिए, मगर भगवान के लिए मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए। देख लीजिए सासू माँ, ये गरीब अपने मायके से दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है, तब तो आपसे ऐसे जुबान लड़ा रही है। अगर जरा सा दहेज लेकर आती तब तो न जाने कितना घमंड दिखाती। अपनी अमीर बहू के भड़कावे में आकर रोमा उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, मेरी गरीब बहू तूने जानबूझकर ये कप तोड़ा है ताकि तुम दोनों कामचोर को बर्तन ना घिसना पड़े। माँ जी, हम तीनों को भूख लगी है, ये नाश्ता कब बनाएगी? जब हमारी भूख मर जाएगी। देवरानी जी, तुम तीनों के साथ हम भी प्रेग्नेंट हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद भी नाश्ता बना सकती हो। मैं इस घर में लाखों का दहेज लेकर इसलिए नहीं आई कि मुझे रोटियां बेलनी पड़े या बर्तन घिसने पड़े। वैसे भी तुम्हारे भिखमंगे मायके वालों ने कुछ तो दिया नहीं, तो ये बाई वाले काम तुम ही करो। सास रोमा के साथ दिव्या और नताशा भी संगीता और उपासना को गरीब घर से होने का ताना दिया करती थी। तकरीबन 7-8 महीने पहले रोमा ने अपने 5 बेटों की शादी एक साथ की थी। रोमा की 3 बहुएं अमीर घर से थी, जो कि बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वहीं संगीता उपासना बड़े ही गरीब घर की बेटियां थी, इसलिए उनके गरीब माँ बाप ने शादी के एक जोड़े में ही उन्हें ससुराल विदा कर दिया। समय गुजरता है और अब दिवाली आ जाती है। सासू माँ, दिवाली आने वाली है। हाँ, मेरी प्यारी बहुओं, मुझे याद है, आखिर शादी के बाद तुम तीनों की ये पहली दिवाली जो है। सासू माँ, हमारे साथ ये हमारे होने वाले बच्चों की भी तो पहली दिवाली है, ऐसे में हम बहुओं की दिवाली की डबल शॉपिंग तो बनती है। हाँ, जरूर नताशा बहू, जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर लेना। माँ जी, मेरी और संगीता की भी पहली दिवाली है, आप हम दोनों को क्या दिलाएंगी दिवाली में? कद्दू दिलाऊंगी। मैंने तुम गरीब बहुओं का ठेका थोड़ी लिया है, तुम्हें अपने घर में रखकर 2 वक्त का खाना दे रही हूँ, यही बहुत है। आज से दिवाली की सफाई शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। दोनों गरीब 8 महीने की प्रेग्नेंट बहुएं दिवाली की सफाई में लग जाती हैं। संगीता, चलो सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो। मंदिर की सफाई के बाद दोनों हॉल साफ करने लगती हैं। तभी दिव्या धौंस जमाते हुए कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों हल्के हाथों से फर्श घिस रही हो, जरा जोर लगाओ, फर्श एकदम हीरे की तरह चमकना चाहिए। पूरे महीने की प्रेगनेंसी में भी दोनों बड़ी मुश्किल से जमीन पर पोछा लगाकर फर्श की सफाई करती हैं, जिससे उनके पेट पर खिंचाव पड़ता है। माँ, मुझसे पोछा नहीं लग पा रहा है, पेट पर जोर पड़ रहा है। माँ जी, आप दिवाली की सफाई के लिए काम वाली को बुला लीजिए। आप तो देख ही रही हो, हमें 8वां महीना लग चुका है, ऐसे में हमसे पोछा नहीं लगाया जा रहा। क्यों री, तुम दोनों क्या महलों की रानी हो? मैंने तुम दोनों को अपने घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा। चुपचाप से पोछा लगाओ, वरना उठाओ अपनी पोटरी और मायके चली जाओ। ससुराल से निकल जाने की धमकी सुनकर बेचारी दोनों प्रेग्नेंट बहुएं दर्द में भी सफाई करती हैं। बेचारी दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं दिवाली की सफाई में दिन भर थक कर चूर हो जाती हैं। वहीं तीनों अमीर घमंडी बहुएं मौज से पैर पसार कर सोफे पर बैठी होती हैं। धनतेरस के दिन रोमा अपनी तीनों अमीर बहू के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाने वाली होती है। कीर्ति बहू, नताशा बहू, दिव्या बहू, जल्दी से आ जाओ, तुम तीनों को पता है ना त्योहारों में बाजार में कितनी भीड़ लगती है। मम्मी जी, हम आ गए हैं, मैंने तो दिवाली की शॉपिंग की पूरी लिस्ट भी बना ली है, साड़ी, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, मेकअप किट। सासू माँ, मैं तो सबसे पहले दिवाली के लिए पटाखे और रॉकेट लूंगी, वो जो सीधे जाकर आसमान में फूटता है। मुझे दिवाली में पटाखे छुड़ाना सबसे अच्छा लगता है। तुम दोनों को जो भी लेना हो ले लेना, मगर मैं तो दिवाली के लिए भर भर के मिठाई खरीदूंगी। चलो अब चलते हैं, अगर यहीं देर हो जाएगी तो बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए भीड़ लग जाएगी, और ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं। रोमा अपनी तीनों बहुओं को लेकर जाने लगती है। तभी उपासना और संगीता भी आ जाती हैं। माँ जी, हम भी आ गए, हमें भी ले चलिए ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों को बाजार लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे पास फ्री फंड के पैसे नहीं बचे जो मैं रज रज के तुम पर खर्च करूं। पता नहीं
इस तरह से रोमा अपने दोनों गरीब बहुओं का मन तोड़कर तीनों अमीर बहू को बाजार ले जाती है, जहां बड़े ही हाई फाई दुकान से उनके लिए साड़ी खरीदती है। सच में सासू माँ आपकी पसंद का जवाब नहीं। चलो अब जल्दी से इन साड़ियों की मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी ले लो, अभी तो मुझे मेरे होने वाले पोते पोतियों के लिए भी कपड़े खरीदने हैं। सासू माँ आप हमसे कितना प्यार करती हैं। रोमा दिवाली के लिए अपनी अमीर तीनों बहू को साड़ी, जेवर, चूड़ी सब उनकी पसंद से दिलाती है। वहीं गरीब बहुएं अपनी सास का किया फर्क सोचकर बहुत रोती हैं। अगले ही दिन अमीर बहू के घर से दिवाली भी आ जाती है, जिस पर उनका घमंड और बढ़ जाता है। सासू माँ हम तीनों के मम्मी डैडी ने हमें दिवाली का सामान भिजवाया है, एक बार आप देख लीजिए। कीर्ति बहू इसमें देखना क्या है, खानदानी पैसे वाले लोग हैं तभी तो इतना कुछ भेजा है, फल, मिठाई, कपड़े लत्ते, शगुन का लिफाफा। अरे एक ये दोनों गरीब की बेटियां जिनके घर से दिवाली पर एक डिब्बा मिठाई भी नहीं आया। ताने सुनकर दोनों गरीब बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ससुर राधे श्याम कहते हैं, अरे भाग्यवान दिवाली का दिन है, कम से कम आज तो बेचारी बहू को ताना मत मारो। तुम चुप करो जी, सास बहू के बीच में मत पड़ो। और तुम दोनों बाहर आंगन में दिए बनाने के लिए मिट्टी रखा हुआ है, जाओ और जाकर चाक पर दिए बनाओ। माँ जी ऐसी हालत में हमसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, हम चाक पर दिए कैसे बनाएंगे, आप बाजार से दिए खरीद कर मंगवा लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, दिए तो तुम दोनों को ही बनाने हैं और वो भी कम से कम 1000 दिए बनने चाहिए। सासू माँ हम तीनों पार्लर जा रही हैं, फेशियल कराने पैसे दे दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है मेरी बहू रानिया, ले जाओ पैसे और जितने भी लगे, एकदम अच्छे से सजना संवरना, ताकि दिवाली पर मेरी तीनों बहुएं सबसे सुंदर दिखें। एक बार फिर अपनी सास का फर्क देखकर बेचारी दोनों गरीब बहुओं की आंखें आंसुओं से छलछला जाती हैं और वह सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी रहकर 1000 मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें सुखाती हैं। वहीं तीनों अमीर बहुएं पार्लर से महंगा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर करा के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर लौटती हैं। अरे आ गई मेरी प्यारी बहुओं, ये देखिए सासू माँ हमने कल की बड़ी दिवाली के लिए कितने सारे बम पटाखे लिए हैं, बड़ा मजा आने वाला है। दिवाली के दिन रोमा अपने दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुओं को सुबह ही उठा देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों अमीर प्रेग्नेंट बहू सुबह बड़ी ही देर से उठती हैं। उपासना और संगीता दिवाली का दिन भर खाना बनाने में ही उलझी रहती हैं। दिवाली की शाम तीनों अमीर बहुएं अपनी सास की दिलाई हुई महंगी साड़ी, गहने पहनकर मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। तभी सास दिवाली का नेग और मिठाई का डिब्बा उन्हें देती है। ससुराल की पहली दिवाली मुबारक हो मेरी प्यारी बहुओं, ये लो तुम तीनों का नेग और ये मिठाई। अरे वाह मम्मी जी, लड्डू पेड़े, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब हम तीनों छत पर जा रहे हैं पटाखे जलाने। रोमा अपनी दोनों गरीब बहुओं को नजरअंदाज करके अपनी अमीर बहू के साथ छत पर आ जाती है। दिव्या वो देखो, मेरा रॉकेट बम एकदम आसमान में ऊंचा जाकर फूटेगा। तीनों दिवाली मनाने लगती हैं। तभी एक पटाखे का छींटा उड़कर रोमा के हाथ पर पड़ जाता है। वह दर्द से चिटपटाते हुए अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाने लगती है, हाय राम मेरा हाथ जल गया। अरे कीर्ति बहू, नताशा बहू, दिव्या बहू देखो ना मेरा हाथ जल गया। ओफो, जरा सी तो लगी है, इस बुढ़िया के चक्कर में मैं अपनी पहली दिवाली क्यों बर्बाद कर दूं। अमीर बहू की ये बात सुनकर रोमा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इतने में उसकी दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं उसके पास भागी भागी आती हैं। माँ जी आप ठीक तो हैं? संगीता माँ जी का हाथ जल गया, जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर ले आओ। उपासना अपनी सास के जले हुए हाथ पर बर्फ से सिकाई करती है और संगीता जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर अपनी सास को लगाती है। माँ जी अब कैसा लग रहा है? उपासना बहू, संगीता बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुमको गरीब की बेटी कहकर कोसती रही, मगर भूल गई थी कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। हम जानती थी माँ जी कि एक ना एक दिन आप हम दोनों को जरूर अपनी बहू मानेंगी, और आज माँ लक्ष्मी ने हम दोनों की सुन ली। चलिए माँ जी, आज दिवाली है, एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद रोमा अपने दोनों गरीब बहू को पटाखे, मिठाई, नेक देती है। इस तरह से ससुराल में गरीब प्रेग्नेंट बहुओं की पहली दिवाली खुशियों भरी बीतती है। अरे बहू, ये समय देख रही हो, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना, क्या कर रही हो तुम?
भाभी, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है मेरे कपड़े? भाभी, आपने मेरा सेलफोन देखा है कहीं? पता नहीं मैं कहाँ रखकर भूल गया हूँ, मिल ही नहीं रहा। सेजल, जरा मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, ये क्या! आप सभी तो एकदम से मेरे ऊपर ही आकर टूट पड़े हो। मैं एक इंसान हूं और मेरे 2 हाथ हैं। माँ जी, अब आप ही बताओ, इन 2 हाथों से मैं 4 लोगों का काम कैसे करूंगी? माँ से बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो। अरे मेरी शादी हो जाएगी तो इस घर में एक देवरानी आ जाएगी जो मेरी प्यारी सी भाभी को संभाल लेगी। देवर जी, कहा तो आपने बिल्कुल सही है। माँ, वैसे सही बात है। सेजल, इसकी शादी हो जाएगी तो घर को संभालने के लिए एक और बहू आ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं इस गधे की शादी करवा दूंगी। वैसे भी ये गधा बहुत बड़ा हो गया है। शकुंतला ऐसा कहने के बाद अनुराग के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत ही जल्द उसे एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की पसंद आती है, जिसके चलते वह उसे अपने बेटे अनुराग का रिश्ता तय कर देती है। कुछ ही दिन बाद अनुराग की शादी हो जाती है और वह अपनी पत्नी पारुल को अपने साथ घर ले आता है। पारुल अपने ससुराल में आने के बाद सभी का दिल जीत लेती है। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो, जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हो। दरअसल माँ जी, मैं अपने खानदान में इकलौती लड़की थी, सब काम मुझे ही करना पड़ता था, इसलिए मुझे आदत है। पारुल के ये कहने के बाद घर के सभी सदस्य उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये सब सेजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने मन में सोचती है, अभी जितनी तारीफ उठानी है उठा ले, लेकिन अब जब दिवाली आएगी तो मैं इसे बताऊंगी कि किस तरह फुर्ती से काम किया जाता है। सारे काम तो इसी से करवाऊंगी। सेजल अपने मन में ऐसा सोचने के बाद अपनी सास से कहती है, सही कहा माँ जी आपने, घर के कामों को करने में पारुल के हाथों में बहुत फुर्ती है। क्यों ना आपसे घर के सारे काम पारुल संभाले और बाहर के काम मैं संभाल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों मिल बांट कर अपने काम संभाल लो। शकुंतला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रात को सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सेजल अपनी देवरानी से कहती है, वाह पारुल, तुम तो बहुत समय से उठ गई। चलो अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, दिवाली आ रही है और घर की साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, इसलिए तुम पहले घर के सारे जाले साफ करो, घर के सभी सामानों के ऊपर डस्टिंग कर दो, जितने भी नए पुराने बर्तन हैं उन सभी को धो दो और सभी कपड़े भी धोने हैं। घर का कोना कोना चमकना चाहिए। लेकिन दीदी, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? ओहो, तुम्हारे अंदर तो इतनी फुर्ती है ना? तुम सारे काम आराम से कर लोगी। और फिर मुझे बाजार से सामान खरीदना है, इसके बारे में तो केवल मुझे ही पता है। ऐसा कहकर सेजल अपनी सास से मार्केट जाने के लिए पैसे ले लेती है और जाकर अपनी सहेली के घर उससे गप्पे लड़ाने लगती है। पूरे दिन बेचारी पारुल घर के सारे जाले साफ करती है, बर्तन धोती है, सारे बड़े बड़े पर्दे उतार कर उन्हें हाथों से धोकर सुखाती है और पूरे दिन इसी प्रकार मेहनत करके बहुत ज्यादा थक जाती है। लेकिन फिर भी घर के काम हैं वो खत्म नहीं होते। जेठानी जी ने कहा था कि मेरे आने से पहले घर के सारे काम कर लेना, लेकिन मुझसे तो अभी आधे काम भी नहीं हुए। पता नहीं आने के बाद वो मुझे क्या कहेंगी। तभी शाम को सेजल थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस घर आ जाती है। सामान देखकर पारुल उससे कहती है, जेठानी जी, पूरे दिन में आपने बस इतना सा सामान ही खरीदा, बाकी सामान नहीं खरीदा? अब तुम्हें क्या बताऊं, इतनी भीड़ थी मार्केट में कि क्या ही कहूं। अरे जिस दुकान पर जाऊं उसी दुकान पर सामान खत्म था। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा सामान मिला है। वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सेजल के कहने पर पारुल उसके लिए चाय बनाकर लाती है। इसी प्रकार रोजाना सेजल बाजार से सामान लाने के बहाने घर से बाहर निकल जाती और सारे काम पारुल से करवाती। एक दिन वह अपनी सहेली के घर पर बैठी होती है। उसी समय उसका फोन अचानक से हैंगओवर हो जाता है और वो अपने आप कॉल पारुल के फोन पर जाकर लग जाती है। उसी वक्त सेजल अपनी सहेली से कहती है, तुम्हें क्या बताऊं प्रियंका, मेरी ये दिवाली सबसे बेस्ट जा रही है और बेचारी मेरी देवरानी की दिवाली का तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो तो पूरा दिन घर के काम कर कर के बौखला गई है और इस बार दिवाली पर मुझे एक काम भी नहीं करना पड़ रहा। देख रही हो ना, मैं आराम से यहाँ आकर तुमसे गप्पे लड़ा लेती हूँ और तुम्हें पता है बाजार में सामान हर एक दुकान पर मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लेकर जाती हूँ ताकि अगली बार फिर से बाजार आने का बहाना मिल सके। अरे वाह, दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा। फोन पर ये सब पारुल सुन लेती है और फोन काट देती है।
अच्छा जी, मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा कर रही है और मुझे इसकी कानों कान खबर तक नहीं। अभी इसके बारे में माँ जी को सब कुछ बताती हूँ। उस समय शकुंतला घर पर नहीं होती, जिसकी वजह से पारुल अपनी सास को कुछ नहीं बता पाती। वहीं पूरे 1 घंटे बाद पारुल के फोन पर सेजल के फोन से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक नर्स कहती है, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप पेशेंट की क्या लगती हैं? मैं उनकी देवरानी हूँ। क्या हुआ है उन्हें? आप एक बार जीटीबी हॉस्पिटल आ जाइए। सेजल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जेठानी के हाथ और पैर को फ्रैक्चर देखती है। वो सब कुछ भूलकर अपनी जेठानी को घर ले आती है और उसकी अच्छे से सेवा करती है, जिसके चलते सेजल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो अपने द्वारा पारुल पर किए गए अत्याचारों को याद करने लगती है। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि रात का खाना जेठानी जी से बनवा दूं, लेकिन वो बेचारी खुद ही बाजार से इतना थक कर आई हैं, क्यों उनके ऊपर इतना काम का प्रेशर दूं। ऐसा सोचकर वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये बता दीजिए, और मेरे लिए एक मूव मंगा दीजिए, मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। अरे बहू, अगर तेरी कमर में दर्द है तो खाना मैं सेजल से बनवा देती हूँ। नहीं माँ जी, जेठानी जी बहुत थकी हुई हैं, मैं खुद कर लूंगी। ओहो, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में ये कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। काश कि जल्दी से जेठानी जी वापस घर लौट आए। मैं उनके साथ मिलकर ये सारे कपड़े छत पर सुखाने चली जाऊंगी। जैसे ही सेजल घर आती है, ओ माय गॉड, कितनी गर्मी थी आज बाहर। पारुल, कपड़े धोना छोड़ो, पहले मेरे लिए रुआवजा बनाओ। दिवाली की शॉपिंग कर करके मैं थक गई हूँ। अभी बना देती हूँ जेठानी जी। पारुल रसोई में जाकर अपनी जेठानी के लिए रुआवजा बनाकर उसे दे देती है। जैसे ही वो उससे कुछ कहने वाली होती है, सेजल आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी पारुल को अकेले ही सारे कपड़े धोकर छत पर सुखाने पड़ते हैं। मैंने अपनी देवरानी के ऊपर कितने जुल्म किए, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद उसने मेरी इतनी देखभाल की जैसे कि मैं उसकी बड़ी बहन हूं। सेजल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी पारुल उससे पूछती है, क्या हुआ जेठानी जी, क्या सोच रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि तुमने मेरे ऊपर इतने सारे अत्याचार किए, मेरी दिवाली खराब की, और उसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं? तुम्हें ये सब कैसे पता? पारुल फोन कॉल वाली बात सेजल को बता देती है, जिसके बाद सेजल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह पारुल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो देवरानी, मैंने जेठानी होने के चलते तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, तुम्हारी ये पूरी दिवाली खराब कर दी। तुमने अपने लिए कुछ खरीदा भी नहीं, मैं अपने लिए इतना कुछ लेकर आई, घर की सजावट के लिए लेकर आई, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी इस बार की दिवाली को मैंने खराब कर दिया। जेठानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है, और फिर जब राम जी इतना कुछ होने के बाद अपने शत्रुओं को माफ कर सकते हैं और दोबारा से अयोध्या आकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो हम दोनों भी सब कुछ भुलाकर देवरानी जेठानी के रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हमारी ये देवरानी और जेठानी की दिवाली यादगार बन सके। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब वह अपनी देवरानी के साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती है और उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा देकर उसके साथ दिवाली के त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।